जय हिंद दोस्तों, आपका DRNB सर में एक बार पुनः स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, नहीं तो आप सबका छूट जाएगा। तो आज मैं आप सबको बहुत अच्छे से एकदम समझाने वाला हूँ, तो ज़रूर वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। ओके। तो प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। ये तो आप सब पढ़ लेना, बट मैं आप सबको प्रकाश की परिभाषा बता दे रहा हूँ। मान लो पेपर में आ गया, नहीं कोई पूछ भी लिया, तो देखो, प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं, या भौतिक विज्ञान है तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। बस आप इतना लिख दे रहे हो तो सही है, आपका नंबर नहीं कटेगा। ओके। तो आप थोड़ा इसको पढ़ लेना। और प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य बल्ब स्वतः मतलब जो खुद से प्रकाश बनाती हैं और उत्पन्न करती हैं, वो स्वतः होती हैं। और जैसे अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जैसे चंद्रमा, कुर्सी, मेज। जैसे चंद्रमा अभी खुद से नहीं चमकता, वो सूर्य से जो है रोशनी लेकर तभी चमकता है। और जैसे कुर्सी होगी, अभी अंधेरे में नहीं दिख रही है, जब उस पर टार्च मारोगे या लालटेन जलाओगे तभी दिखेगी, इसलिए ये अदीप्त वस्तुएं हैं। तो प्रकाश के गुण मैंने यहाँ पर इसलिए थोड़ा छोटा भी दिख रहा है, बट इसमें पूरा मैंने ऊपर बता दिया हूँ कि थोड़ा बता दे रहा हूँ, और इसको पढ़ लेना और लिख भी लेना। और प्रकाश के गुण है, इसमें से 2-4 लिख लेना। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर सेकेंड। और प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय किरणों में रूप में चलता है। तो ये सब भी आप अच्छे से देख लेना। ओके। और पूरा पढ़ लेना और जो अच्छा लगे लिख लेना। अब हम अगला बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछा भी जाता है पेपर में। तो आप सब इसको अच्छे से समझ लें और पढ़ लें। ओके। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वीडियो स्किप मत करना। और जो लोग चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। ओके। तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो हमने चित्र बनाया है, अगर आप चित्र के माध्यम से समझोगे तो बहुत ही आपको सरल रहेगा। जब आप ऐसे चित्र बनाओगे तो आपको हल्दी आ जाएगा, और आप पेपर में आ गया, पूछ लिया, तो आप चित्र बनाकर लिख रहे हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जो चेक करने वाला होता है वो अच्छा से समझ जाएगा कि इस बच्चे ने अच्छा पढ़ा है, तभी चित्र बनाकर लिखा है। ओके। तो चित्र बनाकर आप समझोगे, याद मत करो, आप समझो। अगर समझ लोगे एक बार तो आप भूलोगे नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ। तो देखो, जो हमने चित्र बनाया है, ये कोई माध्यम समझ लो, या पालिशदार या कोई भी चिकना सतह है, तो कांच का या किसी का भी मान लो। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालिशदार सतह से या तल से टकरा कर प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो मैंने यहाँ टरे जो है इसकी परिभाषा भी लिख दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। और देखो, ये जो आपतित किरण जब ये प्रकाश की किरण आ रही है तो ये आपतित किरण, और ये जा रही है तो ये परावर्तित किरण। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालिश सतह या तल से टकरा कर उसी माध्यम में प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये जो बीच में खींचा गया इसी को अभिलंब कहते हैं।
और I से आपतन कोण और R से परावर्तन कोण है। तो देखो ये परिभाषा हो गया। ओके, अब हम तो ये परिभाषा हो गया। ओके, तो अब इसका हम नियम भी देख लेंगे, जो कि परिभाषा एक बार नहीं भी पूछा जाता है बट नियम कभी कभार पूछ लेते हैं, तो नियम भी हम जान लेंगे। पहला नियम है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जो आपतित किरण है और ये जो जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तित किरण है वह आपतन बिंदु, इसको जो है जो जिस पर अभिलंब खींचा गया है इसको आपतन बिंदु भी कह सकते हैं, या तल पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ पर ही होते हैं, एक ही तल में। देखो तीनों एक ही जगह पर बने हुए हैं। ओके, और दूसरा है आपतन कोण I से जो है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। देख सकते हो ये आपतन कोण I और परावर्तन कोण R से जो है बराबर है। तो आप अच्छे से अगर इसी तरह समझ के लिखोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो अब हम जो है थोड़ा जान लेते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण क्या होता है, वास्तविक काल्पनिक आभासी जान लेते हैं, ताकि आप सबको अभी जब हम अवतल उत्तल दर्पण पढ़ाने लगेंगे तो उसमें काम देगा। कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब जान लेते हैं क्या होता है। तो वस्तु से किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसी बिंदु का प्रथम बिंदु या प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसमें दिया गया वास्तविक प्रतिबिंब, जब वस्तु किसी बिंदु पर मिलती है, यहाँ पर आपतन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है तो हो जाएगा वास्तविक, जब मिलती है तो वास्तविक हो जाएगा, और जब प्रतीत होगी तो वह काल्पनिक या आभासी होगा। बस आपको यही थोड़ा जानना है और कुछ नहीं है। उसके बाद हम दर्पण देखेंगे। ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो वह वस्तु निकाय दर्पण कहलाता है। दर्पण मतलब मिरर, शीशा जिसको बोलते हैं वही। जो देखो अभी जब आप देखते हो शीशा तो एक तरफ जो है कलई किया हो रहता है, कलर किया रहता है, तभी आपका चेहरा जो है दिखता है, तो वही है। तो ओके, तो अब हम दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण पढ़ेंगे हम। ओके, तो समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, सिंपल में जो है परिभाषा। ओके, गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। बस आपको सिंपल में इसी तरह अच्छे से याद कर लेना है। आपको थोड़ा जो है समझ के पढ़ना है ताकि आप ज़्यादा याद ना करो, आप अच्छे समझ कर करोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम गोलीय दर्पण की प्रकार देखेंगे। ओके, तो अब हम गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण में अवतल उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे या अभी हम थोड़ा और बताएंगे जो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो ये सब जब आपको हम पढ़ाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किसको उत्तल दर्पण कहते हैं और किसको अवतल दर्पण, जो कि हमने चित्र भी यहाँ पर बना दिया है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का। इसी तरह आपको हर जब पूछा जाएगा तो सब में बनाना पड़ेगा और आपको पता रहेगा, तभी आप पेपर में भी इसी तरह बनाकर लिख पाओगे। ओके, इसीलिए मैं आप सबको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो और बाहर की ओर कलई कर किया गया हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो क्या है, जो देख सकते हो जो हमारा अवतल दर्पण है, इसको जो है क्या जो है अंदर की ओर धंसा हुआ है, देखो बाहर की ओर जो है कलई किया गया है और
अंदर की ओर ऐसे धसा हुआ है, और जो बाहर के देख रहे हो बाहर की ओर कलई किया गया है। तो हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो, बाहर की ओर उठा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं तथा अंदर की ओर कलई किया गया। तो जो उत्तल दर्पण है देखो ये बाहर की ओर उठा हुआ है और अंदर की ओर कलई किया गया, देख सकते हो ये ऐसे मुड़ के ऐसे अंदर की ओर कलई किया गया है ना। और ये वाला जो हमारा अवतल दर्पण है ये बाहर की ओर कलई किया गया है, और जो हमारा ये उत्तल दर्पण है ये अंदर की ओर कलई किया गया है। तो आप इससे समझ सकते हो, नहीं बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ओके, तो आई होप आप सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो अब हम देखते हैं, तो अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। ओके, तो हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में जान लिया है। तो अब हम इनकी बेसिक चीज़ें जानेंगे, जो ये बिंदु है एम पी एफ सी आर और स्मॉल एफ। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे, इनका क्या कार्य है और क्या होता है। तो अच्छे से बने रहें वीडियो के अंत तक। ओके, तो दर्पण का ध्रुव जो हमारा P है उसे क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। जो कि आपको ये बिंदु याद रखना होगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें की सवालें भी आ जाती हैं और सवाल भी आ जाती है और कभी ये परिभाषा भी पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जो दर्पण का ध्रुव P, देखो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे बिंदु P से निरूपित करते हैं। देखो ये जो गोलीय दर्पण है हमारा, उसके ये जो है वो परावर्तक तल है, इसके मध्य बिंदु में देखो दिया गया है ना, इसके मध्य बिंदु में क्या है P। तो यही हमारा मध्य बिंदु है जिसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो आपको समझ कर आप अच्छे से इसको अच्छे से पढ़ रहे हो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही पूरा चीज़ जो है इंटर में भी है। ओके, तो अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हो अच्छे से तो आपको इंटर में भी काम देगा। तो दूसरा है दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इस बिंदु को M1 और M2 से निरूपित करते हैं। जो हमारा M1 और M2 है ये क्या है, दर्पण का द्वारक जो सामने ही है। ओके, तो अब तीसरा है दर्पण का वक्रता केंद्र। देखो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे बिंदु C से निरूपित करते हैं। जो हमारा C है इसे क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र। जैसे अभी गोला है उसको काट कर आधा कर दिया जाए तो जिस बिंदु से वो बना रहता है उसका केंद्र वही रहता है। तो इसमें भी वही चीज़ है। और चाहे आप उत्तल में ले लो चाहे अवतल में ले लो, सेम उसी तरह है। इसमें भी वही परिभाषा होगी और इसमें भी परिभाषा वही होगी। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझ कर इसको पढ़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये इंटर में भी आपको काम देगा। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो इसके आगे हम अगला देखते हैं और भी बिंदु। तो हम इसके आगे देखेंगे। तो अगला है दर्पण का मुख्य फोकस। तो इसे कैसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे बिंदु F से निरूपित करते हैं। देखो जो हमारा ये F है जो C और P के मध्य में है F। देखो जब ये मिलती हैं तो अवतल दर्पण हो जाएगा, जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उत्तल दर्पण। ओके, तो इसके आगे हम देखते हैं। तो इसके आगे दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का वक्रता केंद्र C तथा दर्पण के ध्रुव P को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो दर्पण का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, जो हमारा होता है, देखो जो हमारा ये C और P को मिलाने वाली रेखा है जो उसी को क्या कहते हैं हम,
क्या मुख्य अक्ष कहते हैं। जो सी और पी को मिला रही है उसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ओके, तो इसके आगे हम देखते हैं अब अगला। तो दर्पण का वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम R से निरूपित करते हैं। तो जो हमारा केंद्र होता है, केंद्र तथा ध्रुव जो उसके बीच की दूरी है, देखो जो हमारा ये C है और P, इसको मिलाने वाली जब C से ऐसे जब जाएगी सरल रेखा, जब P में मिलेगी तो ये दोनों मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। और जो हमारा इसके बीच की दूरी है वही हमारा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। इसके बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है और जोड़ने वाले को मुख्य अक्ष कहते हैं। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब अगला देखते हैं। तो दर्पण का फोकस दूरी। तो इस देखते हैं, दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे बिंदु जब से निरूपित करते हैं। नोट, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये जो हमने नोट में लिखा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, या बराबर R/2, क्योंकि ये कभी काल 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इसके आगे देखते हैं। तो है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो मैं आप सबको बता दे रहा हूँ, 4 नियम आपको बताऊंगा, जिसमें से आप 2 नियम अगर तैयार कर ले रहे हो तो आपको जो है सवाल लगाने में, जब सवाल आ जाएगी न्यूमेरिकल तो उसमें भी काम देगा। और इसको उसके बाद मैं आप सबको अभी और जो है बताऊंगा, जब तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का निर्माण जो होता है, जब वस्तु अनंत पर हो तो कैसे बनेगा। तो जब आपको नियम पता रहेगा तभी आप बना सकते हो। तो पहले आप सबको मैं 4 नियम बता दे रहा हूँ। अगर आप 2 नियम भी तैयार कर ले रहे हो तो 2 नियम से आप कोई भी चित्र जो है बना सकते हो। और तो पहला नियम है, गोलीय अवतल दर्पण में गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हैं। जो देखो प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात कहाँ, जो हमारा ये मुख्य आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, जो हमारा ओके जो परावर्तक तल है इससे टकराकर कहाँ पर मिल रही हैं, मुख्य फोकस पर मिल रही हैं। तो पहला नियम ये हमारा यही हो गया। तो गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हैं। तो ये नियम हो गया पहला, और जो ये आ रही है वही। ओके, तो अवतल दर्पण में गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर उत्तल दर्पण में देखो, इस पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इस पे मिल रही हैं, तो बस इतना ही फर्क है इसमें। ओके, तो दूसरा रूल है, तो देख सकते हो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे वापस लौट। देखो जो वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरणें आ रही है परावर्तक तल से टकराकर उसी में वापस लौट जा रही हैं। तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया। और इसमें भी उसी तरह है, बस इसमें प्रतीत होती है। वक्रता केंद्र को जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट। इस पे जाने वाली मतलब जाती है बट पहुंच नहीं पाती है, लेकिन प्रतीत होता है। तो अब हम अगले नियम को देखते हैं। ओके, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन होगा बट आप रिवाइज करोगे, देखोगे तो आप सबको पक्का समझ में आ जाएगा। ओके, रुको अभी उसके बाद अभी सवाल थोड़ा अभी और कुछ बताऊंगा, तो
पूरा आ जाएगा। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो अब हमने पहला और दूसरा रूल पढ़ लिया है। अब हम तीसरा और चौथा रूल पढ़ेंगे। 4 ही रूल हैं। ओके, तो जो तीसरा रूल है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो देख सकते हो, प्रकाश की किरणें जो मुख्य फोकस एफ है उससे होकर जो हमारा तल है उससे टकराकर परावर्तन के पश्चात जो मुख्य अक्ष है उसी के समान हो जा रही है। और अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर, देखो इसमें प्रतीत हो रही की ओर, तो बस यही है। ओके, और रूल चौथे में, दर्पण के ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती हैं। ये चौथा जो है रूल थोड़ा कठिन है, बट आप अगर 3 रूल समझ ले, 2 रूल आपको आ जाता है तो आप जो है सब कर लोगे। बट मैंने आप सबको बता दिया है, आप अच्छे से इसको रिवाइव कर लेना और तैयार भी कर लेना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये तैयार होना चाहिए। और जो हमने मुख्य बिंदु बताए हैं, इन बिंदु को भी आपको जानना होगा, क्योंकि जब उसमें पूछा जाएगा प्रश्न तो ऐसे नहीं दिया रहेगा। उसमें PFC, P माने ध्रुव, इसी तरह C माने केंद्र, मुख्य फोकस F, इसी तरह ऐसा आपको पहचानना होगा। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आएगा। तो अब इसके आगे हम पढ़ने चल रहे हैं, तो आप सब अच्छे से नियम तैयार कर लो। ओके, तो इसका अगला हम देखते हैं, जो कि सारे इन्हीं रूल पर ही होंगे। ओके, तो इसके आगे हम अब देखते हैं। तो अब हम इसके आगे देखते हैं। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको जो मैंने 4 रूल बताए उसमें से 2 रूल आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप ये नहीं कर पाओगे। और मैं बता दूं कि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल ये आता है। 2022 में भी आया है, जो कि 4 नंबर का आया था, मैंने खुद देखा था। ओके, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि रूल पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे ये। और इसीलिए मैं आपको ये अच्छे से एकदम बताने वाला हूँ। ओके, तो आई होप आप तैयार कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं। पहला, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो इसमें पहला है, पहले हम अवतल दर्पण देखेंगे। ओके, तो इसमें अवतल दर्पण का पहला हम देखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो। ओके, तो जब वस्तु अनंत पर हो, तो इसको हम देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर अधिक छोटा एक बिंदु के बराबर वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। आपको ये जो चित्र हमने बनाया है ये चित्र आपको पूरा बनाना पड़ेगा। आपको प्रश्न इसी तरह पूछा जाएगा, जब वस्तु अनंत पर हो, सिर्फ यही आपको दिया जाएगा और वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो आपको चित्र बनाना होगा जब वस्तु अनंत पर हो। तो यहाँ पर जो हमने वस्तु बनाई है, यहाँ पर वस्तु लिखा भी है, वस्तु A और B वस्तु बनाया। तो यहाँ पर हमने नियम पहला जो है, इसमें हमने पहला नियम प्रयोग किया है, गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती है। तो हमने पहला नियम प्रयोग किया। यदि आप नियम पढ़े होगे, तैयार करे होगे, तो आप अच्छे से कर लोगे। ओके, तो इसमें पहला नियम का प्रयोग किया है। देखो, जो प्रकाश की किरणें हैं वो टकराकर मुख्य फोकस पर मिल रही हैं, और जो हमारा प्रतिबिंब है कितना बड़ा बन रहा है, एकदम एक बिंदु के बराबर बन रहा है, और वास्तविक उल्टा बनेगा। ओके, तो अब हम दूसरा देखते हैं। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि जो हमने चित्र बनाया, पहले आप चित्र बना कर लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो चित्र है तो
तो इसी माध्यम से लिखना पड़ता है कि वो छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, इसी से पता चलता है। ओके, तो पहले जो हमने चित्र बनाया देख सकते हो, तो चित्र कहाँ पर, जो वस्तु है हमारी कहाँ पर है, जब वस्तु अनंत पर तथा वक्रता केंद्र सी इसके मध्य है, देख सकते हो बनाए हैं। तो पहला नियम इसमें प्रयोग किए हैं, जो प्रकाश की किरणें तल से टकराकर मुख्य फोकस से होकर गुजर रही हैं और जो है वक्रता केंद्र से होकर और तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही हैं। तो हमने 2 नियम इसमें प्रयोग किया है। तो जो है, जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पर बन रहा है, इसके बीच में बन रहा है, तो ए और बी। तो इसको हम कैसा लिखना पड़ेगा, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो मैं आपको जब बता दूं, जब ये वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक ही पक्का बनेगा। ओके, और देख सकते हो ये वस्तु से छोटा बना है। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके अगला देखते हैं, और ये सब अच्छे से तैयार कर लेना और चित्र बनाकर, पहले चित्र बनाकर आप प्रयोग कर लें, अच्छे से जांच कर ले, तब आप चित्र से समझ कर लिखोगे तो आपको लिखने में कठिनाई नहीं होगी, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो यदि आप चित्र बनाकर समझ कर उसको लिख रहे हो, चित्र बनाकर अपने मन से लिख रहे हो, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। नहीं आप पूरा याद करोगे तो आप पूरा याद नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पहले चित्र बनाओ, उसके बाद चित्र बनाकर प्रयोग करके उसको समझो, तब आपको जो है ये आ जाएगा। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके आगे देखते हैं। ओके, तो अब हमने दूसरा पढ़ लिया, अब हम तीसरा देखेंगे। तो तीसरा क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो आपको पता होना चाहिए वक्रता केंद्र कहाँ पर है, उसे किससे निरूपित करते हैं। तो वक्रता केंद्र सी से निरूपित करते हैं, जो बीच में होता है वही वक्रता केंद्र मतलब बीच वाला। ओके, तो पहले हम कोशिश करेंगे चित्र, पहले इसी तरह जब अवतल में हम बना रहे हैं तो पहले अवतल बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे, उसके बाद हम जो पूरी जो चित्र है उसको हम पूरा बनाएंगे। जो एफ कहाँ पर रहता है, पी सी इसका क्या मतलब होता है जानते रहेंगे तभी आएगा। तो हमने इसको पूरा बनाने के बाद फिर हम पूरा 2 नियम से इसको हम बना देंगे। ओके, तो देख सकते हो हमने बनाया पहला नियम, और उसके बाद जो हमने और मुख्य फोकस से होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ओके, तो वही हमने नियम का प्रयोग किया है, आप नियम का प्रयोग करके अच्छे से कर सकते हो। तो इसको करने के बाद हमको लिखना पड़ता है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ओके, यही आपको लिखना है, और आपको अगर नियम पता है तभी आप कर पाओगे। ओके, तो अब हम चौथा देखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। तो अब हम इसको देखेंगे कैसे। तो देख सकते हो हमने चित्र बनाया है, चित्र के माध्यम पहले चित्र कोशिश करेंगे बनाने के, उसके बाद हम लिखेंगे। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वस्तु से बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो वस्तु से बड़ा बना है जो है, और अनंत और के मुख्य केंद्र के वक्रता केंद्र के बीच में बना है। ओके, तो अब हम पांचवा देखेंगे। पांचवा, तो इसके आगे हम देखते हैं। ओके, चौथा पढ़ लिया, अब हम पांचवा पढ़ते हैं।
तो अब हमने 4 पढ़ लिया, अब हम 5वां देखेंगे। तो 5वां क्या है हमारा, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। तो मुख्य फोकस कहाँ, एफ को कहते हैं मुख्य फोकस। तो वहाँ पर जब हमारा वस्तु, देखो हमने चित्र बनाया है, जब मुख्य फोकस पर ये वस्तु को हम रखेंगे तो फिर उसके बाद हम नियम का प्रयोग करके देख सकते हैं, जो है वक्रता केंद्र से होकर जाती है और फिर उसी में लौट आती है। ओके, और फिर उसके बाद मुख्य फोकस से पहला नियम का प्रयोग किया है, तो उसी तरह इसको हम करेंगे। तो फिर देख सकते हो ये अनंत पे जो हमारा ये चित्र बन रहा है कहीं पर मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब हमारा जो है ये प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तब प्रतिबिंब अनंत पर अत्यधिक बड़ा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। जब अनंत पर बनेगा तो बड़ा ही बनेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितना बड़ा बनेगा, इसीलिए वह अनंत पर बनेगा। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ओके, तो समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। ओके, तो अब हम 6वां पढ़ेंगे। 6वां ही बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा मैं बता रहा हूँ, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। तो मुख्य फोकस आपको कहते हैं पी ध्रुव, पी जो है हमारा ध्रुव है, तो इसके बीच में हम मध्य में जब वस्तु को रखेंगे तो जो है हमारा चित्र इस साइड बन रहा है, दाएं साइड बनेगा जो हमारा है। तो जो है हमारा दाएं साइड बनेगा तो चित्र जो बनेगा वह सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। यही वाला जो हमारा अवतल दर्पण है, इसमें सिर्फ 6वां ऐसा है जो कि आभासी और सीधा बनता है। तो इसको हम बनाने के बाद देखेंगे, जब इसको लिखना पड़ेगा, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी तथा सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। यही आपको लिखना है। तो यही वाला थोड़ा यही अकेले आभासी और सीधा बनेगा, क्योंकि ये जो है दर्पण के पीछे बढ़ रहा है और जो सभी थे वो दर्पण के आगे बढ़ रहे थे। तो ओके, तो अब हमने 6 थे अवतल दर्पण में, हमने 6 पढ़ लिए। अब हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब पढ़ेंगे, उसमें 2 है। तो अब हम इसको पढ़ लिए, अब इसके आगे पढ़ते हैं। ओके, तो अब हमने अवतल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बन रहे थे सभी प्रतिबिंब पढ़ लिए हैं। तो अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण जो है पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ 2 ही है, तो मैं 2 ही पढ़ा रहा हूँ। ओके, जितना है उतना ही बता रहा हूँ। ओके, तो इसमें हम पहला देखेंगे, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ये उत्तल दर्पण है। ओके, जब वस्तु कहाँ पर अनंत पर रखी हो, तो पहले हम उत्तल दर्पण बनाएंगे ओके, तो उसके बाद हम पहला नियम उसी तरह इसमें भी थोड़ा है इसमें भी उसी तरह सेम टू, बस थोड़ा चेंज है। ओके, तो उत्तल दर्पण बनाएंगे, उसके बाद हम पहला नियम का प्रयोग करेंगे। इसमें देख सकते हो प्रतिबिंब जो है दाएं साइड बन रहा है, तो जो है यही एक इसमें है, उसमें लेफ्ट साइड बनता था, इसमें दाएं साइड बन रहा है, बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं है। तो उत्तल दर्पण बनाएंगे, उसके बाद जब वस्तु अनंत पर हम रखेंगे, उसके बाद जो है जो प्रकाश की किरणें आएंगी तल से टकरा कर मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे हो जाती हैं, पर जो है ये मिलेंगी नहीं, सिर्फ प्रतीत होंगी। तो लिखेंगे कैसे, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब प्रतिबिंब परावर्तन के विपरीत मुख्य फोकस पर वस्तु से अत्यधिक छोटा, आभासी तथा सीधा बनेगा। तो इसमें जो है सीधा बनेगा, जो कि दाएं साइड बन रहा है, इसलिए ये मुख्य फोकस पर बन रहा है बट प्रतीत हो रहा है, तो ये आभासी और सीधा बनेगा। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम देखते हैं दूसरा, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो। तो हम अनंत और ध्रुव के बीच जब हम वस्तु को रखेंगे, जो P है हमारा ध्रुव और इस साइड जो हो गया हमारा अनंत, तो हमने वस्तु को रखा और 2 नियम का प्रयोग किया। तो पहला नियम जो हमारा है और दूसरा नियम दोनों का प्रयोग किया, तो चित्र बन गया। तो हमारा चित्र कहाँ बना, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो तब प्रतिबिंब प्रवर्तन के विपरीत दिशा की
और ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच वस्तु से छोटा, आभासी तथा सीधा बनेगा। और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ एक ऐसी चीज़ जो कोई बहुत ही कम बताते हैं, जो है अवतल दर्पण में सदैव जो है हमारा सिर्फ एक को छोड़कर और जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सभी उल्टे और वास्तविक बनेंगे। और जो हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में सदैव सीधा और आभासी बनेगा और अवतल दर्पण में सदैव जो है वास्तविक और उल्टा बनेगा। बस आपको यही याद रखना है, बट एक को छोड़कर और सभी में यही चीज़ प्रयोग होगा। इसलिए मैं सब अच्छे से बता दे रहा हूँ कि उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वह आभासी और सीधा बनेंगे, और अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वह उल्टा और वास्तविक बनेगा। आपको यही याद रखना होगा बस। अब उसके बाद अब हम पूरा इसको ख़त्म कर दिए हैं पूरा। ओके, तो अब हम इसके आगे प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। ओके, तो इसी में हम इसको भी पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर। तो अब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। ओके, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ये पूछा भी जाता है और इसका नियम भी बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं। तो मैं इसलिए आपको ये अच्छे से बता दे रहा हूँ। आपको ये जो है चित्र जो हमने बनाया इसके माध्यम से यदि आप पढ़ रहे हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप याद नहीं करोगे, बस आपको चित्र पता होना चाहिए, इसमें कुछ बिंदु पता होना चाहिए, आप मन से बना कर लिख लोगे, मैं गारंटी देता हूँ। ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने जो चित्र बनाया है तो इसका जो है हमने एक माध्यम बनाया है और दूसरा माध्यम। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपना मार्ग विचलित हो जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बस यही सिंपल में आपको करना है। देख सकते हो हमने एक माध्यम बनाया और दूसरा माध्यम बनाया है और बीच में अभिलंब खींच दिया है, सेम टू उसी तरह है। और यहाँ पर आपतन कोण बनेगा और यहाँ पर अपवर्तन कोण बनेगा। जो आपतित किरण है वो आपतित किरण रहेगी और जो ये अपवर्तित किरण है इस साइड वाली अपवर्तित किरण और ये आपतित किरण, ये आपतन कोण आर आई से और अपवर्तन कोण आर से, और ये आ रहा अभिलंब। और ये परिभाषा हमारी क्या है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बस आपको सिंपल में याद करना है। कोई भी एक माध्यम, कोई जल ले लो एक माध्यम, कोई एक माध्यम ले लो, कोई जल ले लो एक माध्यम, नहीं, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता दे रहा हूँ जिसको बोलते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। जब आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो क्या करेंगे, जो है तेज़ी से चलने लगेंगे। जैसे अभी कोई मार्केट हो, आप वहाँ से निकलोगे तो जो है वो सघन माध्यम, मार्केट जो होगी सघन माध्यम हो जाएगी। जब उससे आप निकलोगे तो क्या हो जाएगी, हमारा विरल माध्यम हो जाएगा। ओके, तो वही इसमें है कि जब आप विरल माध्यम में जाओगे तो थोड़ा तेज़ी से जाओगे, जब आप सघन माध्यम में जाओगे तो थोड़ा साइड से चलोगे, इसलिए अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाओगे, थोड़ा साइड से बीच से इधर उधर चलोगे। तो यही आपको प्रयोग करना है। ओके, तो आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। ओके, तो इसी से आप अगर चित्र के माध्यम से समझ ले रहे हो तो आपको जो है परिभाषा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो अब हम नियम देख लेते हैं। तो नियम क्या है हमारा, पहला, आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है। सेम टू उसी तरह नियम है, जैसे प्रकाश का परावर्तन था उसी तरह अपवर्तन का भी नियम है। ओके, और दूसरा नियम जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। तो दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या साइन आई और आपतन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई अनुपात बटे साइन आर बराबर नियतांक, इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। कभी काल ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है, स्नेल का नियम बताइए, तो आपको इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। आप यही लिख दे रहे हो तो आपको एक नंबर कन्फर्म है मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
पूछ लेते हैं। ओके, तो आई होप आप सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और ये आप इसको अगर कल कर ले रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप चित्र के माध्यम से समझ कर लिखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप नियम आप नहीं याद करना पड़ेगा, ना तो परिभाषा याद करना पड़ेगा, आप अच्छे से समझ कर पूरा कर लोगे, मैं गारंटी देता हूँ। ओके, तो इसको अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, रिवाइव कर लेना। ओके, और जो ना समझ में कमेंट करना, मैं बताऊंगा। ओके, तो अब हम इसके आगे जो है अब थोड़ा और बचा है अपवर्तनांक, तो इसी में हम अपवर्तनांक भी कर देते हैं। ओके, तो अब हम इसी चैप्टर में थोड़ा और पढ़ लेते हैं अपवर्तनांक जो होता है। उसके बाद हम देख सकते हो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, तो अब हम अपवर्तनांक इसी में कर दे रहे हैं। उसके बाद फिर और अगला वीडियो बनाएंगे। ओके, तो अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक क्या होगा, तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियतांक होता है, या कहते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आप इसी तरह लिख दे रहे हो तो भी सही है। ओके, तो अपवर्तनांक को दो भागों में बांटा गया, सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो पहला है सापेक्ष अपवर्तनांक, जब पहला माध्यम वायु या निर्वात ना हो तथा दूसरा अन्य कोई माध्यम हो, तब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, नहीं तो जो कि सवाल न्यूमेरिकल है उसमें ये पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो फार्मूला है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ओके, तो प्रकाश की चाल तो आप सबको पता ही होगा, निर्वात में 3 × 10⁸ प्रति मीटर प्रति सेकेंड। ओके, तो अब हम निरपेक्ष अपवर्तनांक देखेंगे। तो हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक है, जब पहला माध्यम वायु या निर्वात हो तथा दूसरा अन्य कोई माध्यम हो, तब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बस आपको सेम इसी तरह अच्छे से पढ़ लेना है, 2-3 बार आप पढ़ोगे तो खुद ही आपको याद हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला हमने लिखवाया है सापेक्ष अपवर्तनांक में, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम देगा। और निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है ये पूछा जाने वाला है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये उसी तरह अपवर्तनांक वाली सवाल आ जाती है। तो वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है, तो ऐसे तो प्रकाश की चाल बताइए, या जल में प्रकाश की चाल बताइए, तो इसी तरह प्रश्न आ जाता है। तो मैं न्यूमेरिकल जब कराऊंगा अलग से, इसमें थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है, तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पार्ट बनाऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा, पूरी न्यूमेरिकल कराऊंगा। ओके, तो अभी थोड़ा इस चैप्टर में और भी बचा है, जिस लेंस बोलते हैं, लेंस। ओके, तो जैसे हमने अवतल उत्तल दर्पण पढ़ा था, उसी तरह अवतल उत्तल लेंस भी होता है, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे पूरा। तो वीडियो पूरा देखना। ओके, तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होता, कमेंट ज़रूर कर दें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जो हम अगले वीडियो में अब हम लेंस को पढ़ेंगे। ओके, तो अब इसमें हम इतना कवर कर दिए हैं, और उसको अब हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग।